तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे अपना सपना मनी 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 चैप्टर हम पढ़ रहे थे, करेक्ट? सो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन वी वर डूइंग व्हाट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी। हमने लीगल टेंडर से स्टार्ट किया था। सो टेंडर वर्ड का मैंने आपको मतलब बताया था। द वर्ड टेंडर सिंपली मीन्स व्हाट? ऑफर। आई रिपीट, द वर्ड टेंडर मीन्स व्हाट? ऑफर। सो अगर मैं आपको कुछ पेमेंट करना चाहूं, लेट अस से 5,000 रुपीज, और मैं आपको एक एक रुपए के कॉइन्स पकड़ा दूं, आप मेरे को डिनाई कर सकते हैं एंड आई हैव नो अथॉरिटी टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। समझ में आ गया? क्योंकि ये कॉइन्स एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही एक्सेप्टेबल है, उसके ऊपर इनको लेने वाला डिनाई कर सकता है। तो टेंडर वर्ड का मतलब होता है ऑफर। सो कॉइन्स को हम एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं किसी को देने के लिए। हाँ, तुमने किसी को 2 लाख रुपए देने हैं, तुम बोरा भर के सिक्के दे दो उसको और वो ले ले, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर वो डिनाई कर दे तो आप उसको स्यू नहीं कर सकते। भाई कंट्री की तो करेंसी है, मैं कौन सा पाकिस्तान का सिक्का लाके तेरे को दे रहा हूं। वो बोलेगा कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। कहने का मतलब दे कैन ओनली बी ऑफर्ड इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपने मेरी खरीद ली और 15 ट्रक भर के कॉइन्स आपने मेरे को दे दिए। सर 10 साल तक गिनते रहिएगा आप इनको, आपका थोड़ा मन लगा रहेगा। मैं तुरंत डिनाई कर दूंगा और आप मेरे ऊपर केस कोई भी नहीं कर सकते, आप मेरे को स्यू नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? इफ आई एम सपोज टू पे यू 5,000 रुपीज और मैं आपको 500 के 10 नोट्स दे दूं, या 200 के 25 नोट्स दे दूं, या 100 के 50 नोट दे दूं, और आप कहें नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, हमको तो 2,000 के 2 नोट दीजिए और 500 के 2, हम बस यही लेंगे। मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं, यही लेना है तो नहीं, जाओ। अच्छा जाओ, हम जा रहे हैं कोर्ट केस करने। आपने मेरे ऊपर एक कोर्ट केस कर दिया, बट जब आप कोर्ट में केस को रजिस्टर कराने जाएंगे, आपके एडवोकेट बोलेंगे, दिमाग से हिले हुए होगा थोड़ा सा, ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, ये करेंसी नोट किसी भी पेमेंट तक लिए दिए जा सकते हैं और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। एक रूल डिमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया में आया, इनकम टैक्स एक्ट में चल रहे हैं, बैंक्स के अलावा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा 2 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का पेमेंट एक दिन में एक पर्सन को एक पर्पस के लिए नहीं किया जा सकता। अगर आपको करना है इतना बड़ा पेमेंट, 10 लाख रुपए का आपको किसी को पेमेंट करना है, तो आप पहले पैसे बैंक में जमा करा दीजिए और उसको ऑनलाइन ट्रांसफर करिए, ताकि गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड हो कि मनी कहां से कहां मूव हो रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये पहले रूल इंडिया में नहीं था, ये डिमोनेटाइजेशन के बाद ही फाइनेंस एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। तो आज एज ऑफ टुडे अगर आप किसी को 500 रुपए का नोट देते हो और वो मना कर दे, 2 लाख रुपए के ऊपर मना कर सकता है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ये इलीगल है। बट 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000, 90,000, 20,000 कुछ भी देना और वो डिनाई कर रहा है, आप स्यू कर दीजिए, उसको 3 महीने की जेल हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो ये है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, किसी भी अमाउंट तक अप टू ₹2 लाख एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इस नोट को लेने वाला कभी भी इंकार नहीं कर सकता। बट जो कॉइन्स होते हैं वो 50 रुपए और 100 रुपए की लिमिट है। बात समझ में आ गई? ये लीगल टेंडर क्या होता है? पक्का? तो वैसे तो लोगों ने जब डिमोनेटाइजेशन वाले दिन मोदी जी की स्पीच देखी थी तो वो समझ गए थे। उन्होंने बोला था ना कल से 500 और 1,000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे, मतलब लीगली ऑफर नहीं किए जा सकते। और अगर आप इसे ऑफर कर रहे हैं, बैंक को दे दीजिए, बैंक उसको डिपॉजिट कर लेगा और आपको रिटर्न करके न्यू करेंसी दे देगा। बट उसमें कुछ ऐसे भी बेवकूफ लोग थे, लाइन में लगे थे 3 घंटे से, काउंटर पे पहुंचे, कैशियर ने बोला हाँ बताइए, ये 100 रुपए का नोट है, ये भी ले लीजिए। अरे ये नहीं बदलना है, नहीं पुराना हो गया, बदल ही दीजिए इसको भी। तो सिर्फ 500 और 1,000 के ऊपर था। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन व्हाट इज लिमिटेड लीगल टेंडर एंड व्हाट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो करेंसी नोट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, बट उसकी भी लिमिट कितनी फिक्स कर दी गई? 2 लाख रुपीज। गॉट इट क्लियर? तो अगर मान लीजिए आप कल संडे है, परसों मंडे है, आप बैंक जाते हैं, 3 लाख रुपए का चेक काटते हैं और कैशियर से कहते हैं पैसे दे दो। कैशियर पहले तो कहेगा अपना पैन कार्ड फिर से दीजिए हमको, एक बार रिकॉर्ड्स में लगा बट मेरे को फिर से चाहिए। वो फिर से आपका पैन कार्ड लेगा, पैन नंबर लिखेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चला जाएगा डेटा आपका, आपके घर आने से पहले। 3 लाख रुपए आपने कैश ले लिया, 90% चांस है, 90% चांस है कि आप उस पैसे को अगर कल को बैंक में वापस से डिपॉजिट कर देते हैं तो इंक्वायरी ओरिजिनेट नहीं होगी। और अगर आपने पैसे को डिपॉजिट नहीं किया, इट्स डैम श्योर चिल्ड्रन, डैम श्योर, आपके घर में अगले साल
31 जुलाई के बाद एक प्रेम पत्र आ जाएगा। There is a high value transaction reflecting as per our records with respect to your PAN number so and so. Kindly furnish the details. आपको पकड़ना पड़ेगा अपने सीए साहब को या इनकम टैक्स के लॉयर को। इनकम टैक्स फाइलिंग का पोर्टल खोलेंगे, वो देखेंगे क्या डिफेक्ट है, वहां पे उनको 3 लाख रुपए की एंट्री नजर आएगी और आपसे पूछेंगे मना किया था ना ये बेवकूफी करने को। अरे क्या करें, बेटे का हैप्पी बर्थडे था, मुन्ना हलवाई पैसा ले नहीं रहा था चेक से, वो कह रहा था कैश ही चाहिए। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपने किसको ये पैसे दिए। इफ यू से आई हैव गिवन मनी टू मुन्ना हलवाई, दे विल कैच होल्ड ऑफ मुन्ना हलवाई, बट इफ दे आर अनेबल टू कैच होल्ड ऑफ मुन्ना हलवाई देन दे विल मेक यू एज हलवाई। समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो कृपया करके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आप कैश में ना करें। 2017 कब हुआ था डिमोनेटाइजेशन? हाँ 16 सॉरी 16 17 के पहले 16 में होता, उसके बाद ये इलीगल ट्रांजैक्शन बन गया है। अंडरस्टूड? कोई क्वेरी किसी को भाई? चलने एनी क्वेरी? काव्या, मनर, समृद्धि, एनी क्वेरी? नो सर। पक्का? चलो, नॉन लीगल टेंडर मनी या ऑप्शनल मनी। मेरे पास बच्चों अमेरिकन डॉलर्स अगर हो $10 के 50 नोट, तो कितने डॉलर्स हो गए? 500। और 85 रुपीज मान लीजिए एक्सचेंज रेट है, 80 मान लेते हैं, तो व्हाट इज 500 इंटू 80 बच्चों? 5 8 40, 3 0 40,000। और मैंने आपके कैफेटेरिया में अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की और 40,000 रुपीज का बिल आया। इंस्टेड ऑफ पेइंग यू ऑनलाइन थ्रू गूगल पे वगैरह वगैरह, मैंने आपको डॉलर ऑफर कर दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप डॉलर लें या ना लें। अगर आप रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है एज पर फेमा और फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, व्हाट इट क्लियर, तो आप डॉलर ले सकते हैं, क्योंकि जब आप बैंक इसको डिपॉजिट करने जाएंगे तो बैंक आपसे नहीं पूछेगा कहां से आए। समझ में आ गया? बट अगर आप फेमा फेरा के तहत रजिस्टर्ड नहीं है और आप बैंक चले गए अपने अकाउंट में डॉलर जमा कराने के लिए, बैंक मैनेजर कहेगा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम्हारा रुपी अकाउंट है, तुम्हारा एनआरओ या एनआरई अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे जब आपको फॉरेन करेंसी अपने अकाउंट में जमा करानी होती है तो यू नीड टू ओपन अ स्पेशल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ओवरसीज करेंसी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल करेंसी अकाउंट, तब आपके खाते में अकाउंट में इंटरनेशनल करेंसी डिपॉजिट होगी, वरना नहीं हो। तो अगर आपके ये अकाउंट्स नहीं है तो आप ये मनी डिपॉजिट नहीं कर सकते। उल्टा बैंक वाले फोन कर देंगे ईडी वालों को, आइए मुर्गा आया आपके लिए, समझ में, बिना रोस्ट किए खा जाएंगे वो आपको। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बट अगर आप रजिस्टर्ड एंटिटी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मुंबई, दिल्ली, मेट्रोज एंड ऑल में ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि पता है वहां पे फॉरेन टूरिस्ट आता है, तो दे आर रजिस्टर्ड एंटिटीज। फाइन। तो आपके केस में इट बिकम्स नॉन लीगल टेंडर मनी। समझ में आ गई बात? सेकेंड एग्जाम्पल क्या है इसका? यू हैव टू पे मी सम मनी और आई हैव टू पे यू सम मनी। मैंने कहा कैश नहीं है, वुड यू लाइक टू टेक सम चेक? आपने कहा चेक बैंक में लेके जाओ, फिर उसके बाद बैंक वाले 2 दिन बाद पैसा लाएंगे, सिग्नेचर वगैरह का मिसमैच हुआ तो डिसऑनर हो जाएगा, प्लीज हमें चेक मत दीजिए। अच्छा बैंक ड्राफ्ट ले लीजिए। बैंक ड्राफ्ट और चेक में क्या डिफरेंस है बीआरएस में बताया गया था, फिर से बता देता हूं। चेक काट के मैंने आपको दे दिया, कोई गारंटी नहीं आपको पैसा मिले कि ना मिले, बट जब मैंने बैंक ड्राफ्ट बनवाया आपके नाम पे, आई विल गो टू द बैंक, आई विल से XYZ मेरी पार्टी है जिसको मेरे को पैसा देना है, उसके नाम पे 50,000 का डीडी बना दो, डिमांड ड्राफ्ट बना दो। बैंक मेरे अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल के अलग से रख लेगा, चेक की शक्ल का ही एक डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट मेरे को दे देगा, XYZ का नाम लिखा होगा, मैं XYZ को दे दूंगा, दे विल गो टू द बैंक, उनका बैंकर मेरे बैंकर से पैसा ले आएगा, डिसऑनर के चांसेस 0%। आई रिपीट, डिसऑनर के चांसेस 0%, बट तब भी 24 to 48 आवर्स लगता है पैसा आने में। तो भाई ये भी डीलेड अफेयर है, हमको नहीं चाहिए। अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, अरे तो सिलेबस में ही नहीं है, बिजनेसमैन थोड़ा बोलेगा सिलेबस में नहीं है, ओके 11th के सिलेबस में नहीं था ना, तो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं भाई ये नहीं चाहिए हमको, हमें तो तुरंत पैसा चाहिए। हम जा रहे तो वहां पर कोर्ट में केस करने, जाओ जाओ वकील भी हम बताते हैं कौन सा कर लेना। तो ये एक्सचेंज करते टाइम इंस्ट्रूमेंट कोई भी पर्सन डिनाई कर सकता है और आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते। समझ में आई बात या नहीं? पक्का? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? कंफर्म? चलिए, सो सेकंड वी हैव चिल्ड्रन फंक्शनल डेफिनेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको पता है, मेजर ऑफ वैल्यू पता है,
स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड एज वेल एज स्टोर ऑफ वैल्यू पता है, मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन से फंक्शन हुआ करते थे, प्राइमरी, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड चिल्ड्रन स्टोर ऑफ वैल्यू कौन से होते थे, सेकेंडरी, और दोनों को जब हम मिला देंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, स्टैटिक, क्या बन जाएगा, स्टैटिक। समझ में आ गया? चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, ये बड़ा मजा आता है पढ़ने में, मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। सर समझ गए सर, 500 रुपए का नोट निकाला पापा और मम्मी के पर्स से, और सर उसको एक ग्लास के अंदर डाल दिया पानी में, क्या बन गया ये, लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। लिख के आइएगा एग्जाम में, पूरे नंबर मिलेंगे गोल गोल आपको। समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं होता। लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 5 लाख रुपए कैश में आपको दे दूं, आई रिपीट, कितना, आप कहीं भी जाके उसको खर्च कर लोगे, दैट इज मनी। 5 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट दे दूं, चेक दे दूं, इट विल टेक टाइम टू कन्वर्ट इनटू कैश। आप इसे नियर मनी बोलेंगे, इसकी लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है। तो जरा आप लिक्विडिटी शब्द का मीनिंग लिख लीजिए। 11th क्लास में अकाउंटेंसी में लिखवाया था, आज फिर लिखवा रहा हूं। कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। I repeat, convertibility into cash. So आपके पास एक बैंक का फिक्स डिपॉजिट है। बच्चों जानते हैं फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? सर्टिफिकेट होता है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। तो अगर आपने से 5 लाख रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट कराया बैंक में, बैंक कह रहा है 7% इंटरेस्ट है, रफली 35,000 मान लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हम आपको 10 ईयर्स के बाद अप्रोक्सीमेटली कुछ XYZ मनी दे देंगे। आपने कहा, वाह ये तो बहुत बढ़िया चीज है, पैसे मिल जाएंगे। और वो फिक्स डिपॉजिट आपके पापा ने निकाला घर में फाइल से, MBA के एडमिशन में कॉलेज को बोला ये ले लो, मेरे पास कैश नहीं है। कॉलेज कहेगा भाई इसके पैसे तो 10 साल बाद मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे। तो इट इज सेड टू हैव पुअर लिक्विडिटी। आई रिपीट, इट इज सेड टू हैव पुअर लिक्विडिटी। तो आप इसे नियर मनी बोलेंगे, पैसे के जैसा है बट पैसा नहीं है। माँ जैसी मासी होती है, माँ नहीं होती। व्हाट इट, क्योंकि बेलन नहीं मारती ना वो। समझ में आई बात? तो नियर मनी का मतलब इट इज एज गुड एज मनी बट इट इज नॉट मनी। मेरे पास गौतम अडानी जी के अडानी पावर के 5 करोड़ रुपए के शेयर्स पड़े हैं, ठीक है, मैं किसी चाट वाले से कहूं एक पत्ता टिक्की भी दे दो, उसको लेको नहीं देगा मेरे को, क्योंकि वो कैश में तुरंत कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर? आप तो कहते हैं बड़ी जल्दी पैसा आता है स्टॉक मार्केट में। अरे अभी मार्केट मंडे को खुलेगा, फिर मैं बेचूंगा, फिर वेडनेसडे ट्यूसडे से पहले पैसा नहीं आएगा। पहले T+2 चलता था रोलिंग सेटलमेंट, अब T+, तो एक दिन बाद कम से कम पैसा आएगा। तो इट इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, नियर मनी। तो गूगल पे आप क्या क्लासिफाई करेंगे बच्चों, नियर मनी और मनी? मनी, बिकॉज मनी ट्रांसफर्ड इंस्टेंटली। वेरी गुड, समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? खैर गूगल पे का जिक्र सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो हेरिटेज है, दादाजी के जमाने में जो था वही आज तक चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मनी चैप्टर में गूगल पे पढ़ाना चाहिए बच्चे को, पेटीएम पढ़ाना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ाना चाहिए। वही बाबा आजम के जमाने का दादाजी टाइप सिलेबस आज तक चला आ रहा है, ताकि आपके रिश्ते मजबूत रहे दादाजी से। देखिए दादाजी जो आपने पढ़ा था हम भी वही पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? और प्रॉब्लम यही आती है जब बच्चा MBA करने के बाद जाता है जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, क्या जॉब चाहिए? फाइनेंस हेड चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी की स्पेलिंग पूछ लो, उस नालायक को नहीं आती। वो नालायक नहीं है, सिस्टम नालायक है जिसमें उसको पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो आज गूगल पे बड़ी तड़कती भड़कती न्यूज़ें पढ़ेंगे सब लोग। इन्फोसिस ने भगाया 600 लोगों को, विप्रो ने भगाया 400 लोगों को, क्योंकि जो सिलेबस पढ़ के आए थे दैट वाज टोटली आउटडेटेड। खैर, तो ये बातें सबको समझ में आ गई बच्चों? ये बातें सबको समझ में आ गई? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यू हैव अ चेक वर्थ ₹10,000 और आपने मेरे को पैसे देने हैं। मैंने कहा सॉरी, पैसा 2 दिन बाद दे दो, बट कैश दो, मैं चेक नहीं लेता। तो चेक मैं क्यों नहीं ले रहा, इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये एनकैश होने में बड़ा टाइम लगाएगा, मैं कंपेल नहीं किया जा सकता चेक लेने के लिए, तो वी कैन कॉल इट एज ऑप्शनल मनी। वी कैन कॉल इट एज, क्योंकि ये पैसे के जैसा है, पैसा नहीं है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियर मनी। तो अब जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग
is near money as well as optional money? Currency note, coins, postage stamps, checks. तो आपका आंसर क्या होगा? चेक, क्योंकि इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक है। ये नियर मनी भी है क्योंकि तुरंत कैश नहीं होगा, एंड इट इज ऑप्शनल, हम चाहे तो ले चाहे तो ना ले। समझ में आ गई बात? पक्का? तो जरा एक क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी कॉपी में, अच्छा लगेगा आपको। विच फॉर्म ऑफ मनी कैन बी क्लासिफाइड एज नियर मनी एज वेल एज ऑप्शनल मनी? चलो ये सबको समझ में आ गया नियर मनी मतलब क्या होता है? कभी कभी बच्चे क्या लिखते हैं, नियर मनी, एनीथिंग केप्ट नियर मनी इज नोन एज नियर मनी। पैसे के बगल में जो रखा है वही बगल वाला पैसा हो गया। इंग्लिश का पेपर नहीं, इकोनॉमिक्स का पेपर है। ओके चलो, डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, नैरो डेफिनेशन एंड ब्रॉड डेफिनेशन। सर पूरा 2000 का नोट खोल के रखा है ब्रॉड डेफिनेशन, और गोल गोल लपेट दिया चुरमुरे की तरह तो नैरो डेफिनेशन। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यस और नो चिल्ड्रन? जो बच्चे साथ में ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी आंसर दें, डरने की जरूरत नहीं है। आज तो मैं थोड़ा वेरी गुड। यस सर। मेजर ऑफ वैल्यू भी एक मनी का फंक्शन है। बाजार में सामान खरीदने जाते हो ना, पोटैटो, सब्जी वाला बोलता है 40 रुपए का, 40 रुपए का, 30 रुपए किलो है, हमारा दोस्त लेके गया है, झूठी बोल दिया आपने। सब्जी वाला क्या कहेगा, जाओ दोस्त से खरीद लो 35 में। समझ में आया कि नहीं? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, उधारबाड़ी भी आज का कल को दे देंगे, कल परसों को दे देंगे, ये भी फंक्शन ऑफ मनी है। और स्टोर ऑफ वैल्यू भी फंक्शन ऑफ मनी है। इफ आई से चिल्ड्रन कि क्या ये सिर्फ 4 ही फंक्शंस ऑफ मनी है? आंसर, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में खड़ूस सिर्फ मैं ही हूं, नहीं सर हमारे घर में भी 2-4 लोग हैं सर आपके जैसे, तो क्या ये 4 ही सिर्फ फंक्शंस ऑफ मनी है? नो, इसके अलावा भी तो है। वो ये क्या है सर? डायनेमिक और स्टैटिक में तो यही आ गए। खैर, कंटिंजेंट, क्रेडिट क्रिएशन, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आ गया? ये सब भी तो होता है। गॉट इट क्लियर? तो इन सब चीजों को जब आप इंक्लूड कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नैरो और ब्रॉड, ब्रॉड डेफिनेशन। समझ में आ गया? सर क्यों पढ़ा रहे हैं सर? सिलेबस में नहीं है भैया, है सिलेबस में। M1 M2 M3 M4 पढ़ा है ना, वो नैरो और ब्रॉड के बेसिस पे ही चलता है। नैरो और ब्रॉड के बेसिस पे ही वो चलता है। तो नैरो डेफिनेशन और ब्रॉड डेफिनेशन का मतलब, जब हम मनी को डिफाइन करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस को लेकर, तो इट बिकम्स नैरो। लिख लीजिए P+S, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, और यहां लिख दीजिए D+C, डायनेमिक एंड कॉन्टिंजेंट। तो डायनेमिक और कॉन्टिंजेंट मिल जाते हैं जब साथ में, तो ब्रॉड डेफिनेशन बन जाती है। ओके सो मेरे पास एक चेक रखा है, कुछ कंपनी के शेयर्स रखे हैं, बॉन्ड्स रखे हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सब कुछ नियर मनी है। 500 रुपीज के नोट भी रखे हैं, इट इज मनी। समझ में आ गया? तो इफ योर फादर पोजेसेस अ प्रॉपर्टी, 10 मिनट में नहीं बिकने वाली, वो टाइम लगेगा भाई, तो यू कैन कॉल इट एज नियर मनी, नियर मनी। बट अगर 500 रुपए के नोट की गड्डी रखी ऑफिस में, बैंक में, घर में, तो इट इज कॉल्ड एज मनी असेट्स बेसिकली। समझ में आई बात? बाकी इसके अंदर का कंटेंट आगे चल के आप पढ़ेंगे, इसके मैं यहां से रीड नहीं कर रहा हूं। इतनी बात समझ में आ गई? चलो पक्का, कंफर्म? तो नैरो डेफिनेशन में सिर्फ 2 तरह के फंक्शंस है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। गॉट इट क्लियर? देखिए यहाँ कहीं लिखा नहीं है बट उनके बारे में लिखा है। बट अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी इंक्लूड्स व्हिच टाइप ऑफ फंक्शंस, ऑप्शन ए प्राइमरी फंक्शंस, ऑप्शन बी सेकेंडरी फंक्शंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी कॉन्टिंजेंट फंक्शंस। अब हो सकता है आपसे प्राइमरी पे टिक करके चले और नंबर आपके कट जाए। इट इज प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, बीच बीच में से देखिए टेक्स्ट लिया गया है यहां से, और कहीं पे भी स्क्रीन पे आपको छपा हुआ प्राइमरी सेकेंडरी नजर नहीं आ रहा, किसी बुक में नहीं आएगा। एमसीक्यू ऐसे ही बनता है। कंटेंट देखते हैं क्या है और उसको लिंक करते हैं कि बच्चे का एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कितना है। तो अगर इसी क्वेश्चन को पूछ दिया जाए, नैरो डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑप्शन ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बच्चा आंसर लिखाएगा। बट ये एप्लीकेशन नहीं हुआ, ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग है। क्या आप रटे थे? यहां पे उल्टी करके चले आए हैं। समझ में आया कि नहीं? तो टेस्टिंग एप्लीकेशन की हो रही है, नॉलेज की टेस्टिंग
नहीं हो रही है। भाई नॉलेज तो है आपके पास, सबको पता है, बट उस नॉलेज का एप्लीकेशन हो पा रहा है कि नहीं, हम ये टेस्ट करने आए आपसे एग्जाम में। इसीलिए एमसीक्यूज पिछले 2-3 साल से आ गए हैं। लॉजिक समझ में आया? समय बहुत अच्छा है आप लोग का, क्योंकि अगला जो 2025 का बोर्ड होने वाला है, इट विल बी हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर, जैसे 10th में टर्म 1 टर्म 2 हुआ था। गॉट इट क्लियर? तो पेपर्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ, बिकॉज प्रॉब्लम इज दिस कि बच्चे 11th 12th में तो 90 ले आते हैं, बेचारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हालत टाइट हो जाती है उनकी। क्यों? हमारा सिस्टम टेस्ट करता है नॉलेज, वो टेस्ट करता है एप्लीकेशन, हम निपट जाते हैं वहां पे उतने में। गॉट इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है मेरा, ये ग्रेजुएशन में बहुत पूछा जाता है चिल्ड्रन। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहली हम बात करेंगे पूरा कपड़ा पहना हुआ पैसा, मतलब full bodied money. Then we have representative full bodied money, and then we have what children? Credit money. आप अपनी कॉपी में सेक्शन डिवाइड कर चुके हैं सपोज, 4 कॉलम जहां पे आपने इनको एक एक करके आप लिख भी रहे होंगे शायद। गॉट इट क्लियर? तो चौथे कॉलम में आपने लिखना है सो कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जस्ट होल्ड ऑन, अच्छा नहीं ये तो हो गया हमारा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये नया क्लासिफिकेशन है। 3 कॉलम बना लीजिए चिल्ड्रन। पहले कॉलम में हेडिंग लिखेंगे फुल बॉडीड, वाले तो 4 कॉलम भर गए होंगे आपके, नहीं भरे? चलिए मैं भरवा देता हूं। पहले कॉलम में हेडिंग क्या लिखी थी आपने? उसमें ये कॉपी करना है, लीगल टेंडर, ए में लिमिटेड, बी में अनलिमिटेड, और सेकंड नॉन लीगल टेंडर मनी। लिख दिया इतना? लिख दीजिए लिख दीजिए। चलिए मैं लिखवा देता हूँ, पढ़ाने पढ़ाने में तो भूल ही गई, ये भी लिखवाना था। बी क्विक बी क्विक बी क्विक बी क्विक। लिख दिया सबने? सेकंड कॉलम चिल्ड्रन क्या लिखा था आपने? फंक्शनल डेफिनेशन, राइट डाउन रोमन 1 प्राइमरी, स्मॉल ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्मॉल बी measure of value, Roman 2 secondary, underneath this small a standard of deferred payments, and small b store of value। फिर से बोलो, स्मॉल ए रोमन 1 में भी है, स्मॉल ए रोमन 2 में भी है, स्मॉल बी रोमन 1 में भी है, और स्मॉल बी रोमन 2 में भी है। फिर से बोलो, रोमन 1 प्राइमरी, इसमें ए बी आप लिखेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। रोमन 2 सेकेंडरी, ए में लिखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, और बी में लिखेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू। क्विकली, थर्ड कॉलम आपने हेडिंग क्या लिखी थी? लिक्विडिटी, राइट डाउन रोमन 1 मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, एंड रोमन 2 नियर मनी। रोमन 1 मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, एंड रोमन 2 नियर मनी। समझ में आ गया? तो आपके घर में अगर कभी आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बैंक का फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स, बॉन्ड सर्टिफिकेट्स नजर आए, तो पापा को बोलिएगा आई हैव फाउंड नियर मनी। समझ में आ गया? और अगर आपको पैसे नजर आ जाए तो यू विल से आई हैव फाउंड लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। समझ में आया? और अगर आपको पैसे मिले, आपने खर्च कर दिए, बताया नहीं उनको, बाद में पता लग गया, दे विल मेक यू एज लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। ओके, समझ गए? चलिए नेक्स्ट, अब इसमें आगे डेफिनेशन तो मैंने बता दिया आपको। अगली हेडिंग लिखिए चिल्ड्रन, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी बेस्ड ऑन classification of money based on money as money and money as commodity। Classification of money based on money as money and money as commodity। लिखिए इस पे एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं, मनी एज मनी एंड मनी एज कमोडिटी। चलो, मैंने एक बार बहुत पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था, 5000 कॉइन्स, एक एक रुपए के कितना पैसा बना देंगे? 5000 rupees। Some people melted this, some people melted this। Why did they do so? सर पागल थे क्या थोड़े से?
1 रुपए के 5,000 कॉइन्स को कुछ बेवकूफों ने मेल्ट कर दिया। सिंपल, जो मेटल की वैल्यू थी वो शायद 8,000 रुपए की थी। सर तो क्या गवर्नमेंट बेवकूफ है? ना ना ना, यही तो इंटेलिजेंस है गवर्नमेंट का। अगर 1 रुपए का कॉइन बनाने में सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे लगे तो आप कौन सा प्रोफेशन कल से स्टार्ट करने वाले हैं? सर कल से कॉइन बनाएंगे, 300% का प्रॉफिट है सर। इतना सर पापा के बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, और उसके बाद पकड़े गए तो रहना खाना वो भी फ्री है, साथ में पेंशन का ही बंदोबस्त है पूरा। समझ, प्री एम्प्लॉयमेंट हैप्पीनेस, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट हैप्पीनेस, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट इनटू जेल सुपर हैप्पीनेस। तो गवर्नमेंट का जो 1 रुपए का सिक्का होता है ना बच्चों, उसके अंदर मेटल 1 रुपए का नहीं लगा होता, उसके अंदर 2-2, 2.5 रुपए का मेटल लगा होता है। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए करेंसी नोट बनाना प्रॉफिटेबल होता है। 500 रुपए के नोट में 500 रुपए का खर्चा थोड़ा आता है, हार्डली 20, 25, 50 रुपए आता होगा। इट्स जस्ट लाइक अ वेडिंग कार्ड। आपने अगर वेडिंग कार्ड प्रिंट करवाया 40-50 रुपीज का चिल्ड्रन, तो 50 रुपए शॉपकीपर ने आपसे चार्ज किए हैं। क्या पेपर ही 50 रुपए का लग गया? या पेपर प्लस इंक ही क्या 50 रुपए का लग गया? नो नो नो, हार्डली कार्ड शीट पेपर 15-20 रुपए मान लीजिए, 50 रुपए में आपको बिकता है। तो कॉइन्स में गवर्नमेंट को थोड़ा डैमेज होता है, नुकसान होता है, और जानबूझ के गवर्नमेंट ये काम करती है ताकि इसकी डुप्लीकेसी ना हो। आई रिपीट चिल्ड्रन, इसकी डुप्लीकेसी ना हो। एचपी वाले प्रिंटर सस्ता बेचते हैं, क्यों? क्योंकि वो कार्ट्रिज में पैसा वसूल लेंगे आपसे, और हर 3 महीने 6 महीने में वो प्रिंटर का मॉडल क्यों चेंज करते हैं? ताकि कोई मार्केट में सब्स्टिट्यूट उनका प्रिंटर का कार्ट्रिज बनाने वाला ना आ जाए। तो गवर्नमेंट क्यों 1 रुपए का सिक्का मार्केट में लॉन्च करती है, लोग मेल्ट करते हैं तो उनको पकड़ के जेल में डाल देती है, क्योंकि 1 रुपए के सिक्के में मेटल 1 रुपए से कहीं ज्यादा का है। समझ में आई बात? न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए। तो बहुत साल पहले मैंने ये एडवर्टाइजमेंट कह गया, मैं न्यूज पढ़ी तो मैंने अपने पापा से पूछा कि बेवकूफ है क्या, सिक्का मेल्ट करे ना ऐसे लेके चला दो? फादर टोल्ड मी कि ऐसा नहीं होता है, 1 रुपए का सिक्का जो है 20-25 पैसे का नहीं बनता है, वो कहीं ज्यादा पैसे का बनता है, और उसको मेल्ट करके हम उतने का मेटल बेच ले जाते हैं। सोचिए, कोई एमबीए नहीं है, कुछ नहीं है। समझ में आ गया? और लोग इतने पैसे खर्च करके एमबीए करते तब भी बेचारे उतनी सैलरी नहीं कमा पाते हैं। अहमद तेलगी का नाम आपने सुना होगा। अहमद तेलगी जूस का ठेला लगाते थे, पता नहीं कहां से दिमाग चकरा गया, डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर छापने लग गए। समझ में आ गया? डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर छाप के 40,000 करोड़ का फ्रॉड किया था उन्होंने, सुना होगा लोगों ने। हाँ हाँ हाँ। तो गवर्नमेंट को पता कैसे लगा? गवर्नमेंट ने सोच रही थी कि भाई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन तो उतना ही हो रहा है, स्टैम्प पेपर की सेल क्यों कम हो गई हमारी? स्टैम्प पेपर क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट को फीस देते हैं एक तरह से। ओके, तो उन लोगों को पकड़ा गया जो गवर्नमेंट बॉडी से स्टैम्प पेपर लेते थे, उनको पकड़ा गया, मारा पीटा गया, तो पता लगा ये नए अंकल आए जो स्टैम्प पेपर दे रहे हैं। फिर स्टैम्प पेपर्स निकलवाए गए, उसमें बीच में वाटर मार्क जो शेयर वाला नहीं होता वो नहीं था, तो पता लगा कि ये डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर है। तो पता लगा कि भैया 40,000 करोड़ रुपए के स्टैम्प पेपर तो बाजार में बिक चुके हैं। लैंड ऑफ जीनियस पीपल चिल्ड्रन। ऐसे थोड़ा बाहर से लोग इतने यहाँ पे चले आते हैं। खैर, जोक सपाट, तो ये बात सबको समझ में आ गई कि भाई 1 रुपए का सिक्का बेवकूफों ने क्यों मेल्ट किया था। तो इसलिए गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट, बात बताने जा रहा हूं, किताब में कहीं नहीं मिलेगी, आज एक ऐसी करेंसी पे है जो गूगल पे नहीं है। क्योंकि जितना ये यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, सिर पे, कंधे पे जितना ये चल रहा है बच्चों, इसके लिए नोट तो छापना पड़ेगा। नोट हम भी छापते हैं और हमारे पड़ोसी देश भी छापते हैं, उसी क्वालिटी की इंक का छाप देते हैं, बाकी शाहिद कपूर जी आपको बता देंगे। समझ में आ गया? फर्जी मूवी आपने देखी होगी। तो गवर्नमेंट सोच रही है कैसे ये डुप्लीकेसी बंद की जाए। तो विचार ये चल रहा है, नोट अब कुछ साल के बाद नहीं छपेगा। जैसे आप पीडीएफ बनाते हैं अपने होमवर्क की और मेरे को भेजते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट नोट्स का डिजिटलाइजेशन करने वाली है। उस दिन हमारे देश में यूपीआई भी खत्म हो जाएगा, गूगल पे वगैरह किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नाउ व्हाट हैपेंस, आप जॉब कर रहे हैं, 50,000 रुपए आपकी सैलरी है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। कहां से आया सर? आप जिस ऑफिस में जॉब करते हैं उस ऑफिस का काम है लैपटॉप बेचना। तो लैपटॉप जो बच्चे, पेरेंट्स, कोई भी खरीद के गया, वो पैसा दे के गया, उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया, और बैंक से उस पैसे में से कुछ पैसा आपकी सैलरी चली गई। तो करेंसी नोट का छपना तो नेसेसरी है, नहीं तो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा भाई? आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? चिल्ड्रन, आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अब आपने अपने बैंक के अकाउंट को लिंक कर दिया यूपीआई से, एंड यू हैव टू पे सम मनी टू मी।
तो आप मेरे को यूपीआई कर दो, पैसा मेरे पास आ जाएगा, बट करेंसी नोट छपेगा। अब ये करेंसी नोट कितनी बार डुप्लीकेट छप जाता है, तो हो जाती है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? ढेर सारी करेंसी आ गई, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल नोट छप गए हैं, और कंट्री में उतने पैसे की जरूरत नहीं। और लोगों को पता है जब ज्यादा करेंसी छपती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। आगे उसके बारे में बात की जाएगी अभी बैंकिंग में। तो गवर्नमेंट कह रही है नोट ही ना छापना पड़े, ऐसे क्या किया जाए। तो स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं। ये एक पायलट प्रोजेक्ट कंट्री में चल रहा है, महाराष्ट्र और दिल्ली में एक्टिव भी है ये, गुजरात वगैरह और उधर चेन्नई साइड में भी, कोलकाता में भी एक्टिवेटेड है। तो आपके मोबाइल पे 50,000 रुपए सैलरी एक वॉलेट के अंदर आ जाएगी, और वो नोट होंगे प्रॉपर, जैसे पीडीएफ फाइल्स होती हैं। और जब आपने किसी को 500 रुपए देने हैं तो आपसे पूछेगा आपको कौन सा वाला नोट चाहिए, 100 के 2, या 200 के 2 और 100 का 1, या 100 के 5, या 50 के 10। आप वो फाइल की तरह सेलेक्ट करेंगे और सेंड का बटन दबा देंगे। जिसको आपने पैसा देना है उसके मोबाइल वॉलेट में पैसा चलाएगा। दैट डे करेंसी की प्रिंटिंग पूरी तरह से कंट्री में बंद हो जाएगी। अगल बगल देशों से जो इन्फ्लिट्रेशन होता है फेक करेंसी का, वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा, बिकॉज हर नंबर के साथ करेंसी नोट लिंक्ड है। करेंसी नोट लिंक्ड है। तो 50,000 आपकी सैलरी आपके नंबर पे आ गई। अब वो 1 रुपए का नोट कहां गया, आई रिपीट, 1 रुपए का नोट कहां गया, ये गवर्नमेंट को पता रहेगा। गवर्नमेंट के पास लाइव ट्रैकिंग रहेगी करेंसी की, किसके पास कितना पैसा है। तो अभी तो आपने 10,000 रुपए कमाए 2 बच्चों को पढ़ा के और जाके शॉपिंग कर ली, गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं दिया आपने। जब कैश रहेगा ही नहीं तो कैश हैंड एक्सचेंज करेगा नहीं, मोबाइल टू मोबाइल एक्सचेंज होता रहेगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? इट्स जस्ट लाइक जैसे पोस्ट बॉक्स रिप्लेस हुआ तो टेलीग्राफ ऑफिस बंद हो गया, पोस्ट ऑफिस बंद हो गया, ईमेल आ गया ना, तो करेंसी भी ईमेल के थ्रू ट्रांसफर होगी। समझ में आया कि नहीं? और ये काम गवर्नमेंट फुल फ्लेजेड 2029 जुलाई से करने को तैयार है। अभी पायलट प्रोजेक्ट पे चल रहा है। बड़ा देश है क्योंकि जल्दी हो नहीं सकता। दैट डे इंडिया विल बी अ कंट्री जहां पे ब्लैक मनी हिस्ट्री की किताबों में सिर्फ नजर आएगा, बस ऐसा कभी होता था। गॉट इट क्लियर? तो जितना कैश में बिजनेस कर रहे हैं, बस 2 4 5 7 साल की कहानी है, उसके बाद खत्म कहानी पूरी इस चीज की। ओके, करेंसी ही तो है ये, फिजिकल खत्म, सब मोबाइल पे है। नहीं, बैंक्स होंगे तो आपका वॉलेट ही बैंक में होगा ना, वहां पैसा चला जाएगा। हाँ, अब जब आप गवर्नमेंट से कहेंगे कि भाई मेरे को नोट चाहिए, किस लिए चाहिए तुमको नोट? है किस लिए चाहिए बताओ? मतलब यू हैव सम बैड इंटेंशंस, यू हैव सम बैड इंटेंशन। आज भाई हर जगह गूगल पे चलता है, मान लीजिए शहरों में तो चलता ही चलता है। तो आपको कैश चाहिए किस लिए? आपको कैश इसलिए चाहिए कि आप बैंक से पैसा ले और कहां दे गवर्नमेंट को ना पता लग पाए। टेररिस्ट फंडिंग पूरी खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया? आज क्या आप चिट्ठी लिखते हैं दादी माँ को, प्रणाम पाए लागू दादी माँ, आपका प्रिय नाती पोता भतीजा जो भी है, नीचे भवदीय करके वगैरह वगैरह, आप चिट्ठी नहीं लिखते ना, आप क्या करते हैं, आप ईमेल करते हैं। तो ईमेल किसने किसको भेजा, गूगल के सर्वर के रिकॉर्ड पे है, कोई किसी को झूठ नहीं बोल सकता। करेंसी कहां से कहां जा रही है, तो करेंसी एकदम ईमेल की तरह फिर उस दिन हो जाएगी। जैसे शेयर सर्टिफिकेट्स, जिस जमाने में फिजिकल शेयर्स चलते थे बच्चों, खूब ब्लैक मनी इन्वेस्ट होता था स्टॉक मार्केट में, और एक एक दो दो महीने के अंदर शेयर के प्राइसेस डबल ट्रिपल हो जाते थे। ट्रैकिंग थी नहीं किसका पैसा कहां से आ रहा है, लोग झोले में भर के पैसा ले जाते थे। और उसी टाइम पे हर्षद मेहता वगैरह के स्कैम्स हुए। अब जब इसका डिजिटलाइजेशन हो गया, एक एक शेयर का ट्रैक है, किसके अकाउंट में शेयर जा रहा है, कहां से आ रहा है, अब आप झूठ नहीं बोल सकते। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? पक्का? जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, उनमें गार्जियन ऐप नहीं था, बच्चा था अपने फ्रेंड के घर में, कह रहा है मैं कोचिंग में क्लास अटेंड कर रहा हूँ। आज गार्जियन ऐप पे पापा को पता है कि आप कहाँ मोबाइल लेके घूम रहे हैं, अगर लोकेशन आपने ऑफ नहीं किया है तो। गॉट इट क्लियर? तो आज क्रिमिनल्स कैसे पकड़े जाते हैं, मोबाइल की बाय डिफॉल्ट गूगल लोकेशन से। आप लोकेशन ऑफ भी कर देंगे तब भी पकड़ जाएंगे, क्योंकि किस सर्वर से आपको, किस आपको क्या कहते हैं टावर से सिग्नल मिला है, वो डेटा उनके पास रहता है। गॉट इट क्लियर? गाड़ियों की चोरियां होनी इंडिया में क्यों बंद हो गई? क्योंकि गाड़ियों के अंदर लगने लग गए इमोबिलाइजर। जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन होगा, फ्रॉड की एक्टिविटीज में कमी उतनी ज्यादा आएगी। ओके, तो ये आने वाला फ्यूचरिस्टिक मनी है, जो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे पापा पढ़ा है आपने, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, चलो हम भी सौरभ सर की एक और क्लास फिर से अटेंड कर लें, फीस लूंगा उस दिन में, फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा भाई, ठीक है। चलिए, हाँ पूछिए अंकित जी। सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा, तो अभी ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, गूगल करिए पता लगा, CBDS करके कुछ इसको बोलते हैं, आरबीआई ने इसको लास्ट ईयर स्टार्ट किया था।
वो भी जैसे PDF फॉर्म में रहे तो वहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे ना कि कुछ ना कुछ स्कैम होते हैं उनके पास टेक्नोलॉजी, तो ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी। नहीं, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, बट स्कैमर के पास जब पैसा जाएगा तो आपके पास तो डेटा है ना, किसके पास गया, पकड़ लेंगे उसको जाके। गवर्नमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन रहेगी कि उनके जो प्रिंटेड वहां गए हैं, व्हेन यू विल फाइल अ कंप्लेंट विद द बैंकिंग सिस्टम कि भाई हमारा पैसा किसी और के पास चला गया जो हमने पे नहीं किया। अमिताभ बच्चन जी क्या बोलते हैं कि भाई आपने अगर गलती से भी किसी को पेमेंट कर दिया, किसी ने ओटीपी बेस्ड पैसा ले लिया, जल्दी से जल्दी बैंक को इन्फॉर्म करें ताकि बैंक आपका पैसा वापस ला पाए। इट वर्क्स लाइक दिस चिल्ड्रन। मान लीजिए कि आपने OLX पे कोई ऐड डाला, किसी स्कैमर ने या स्पैमर ने आपसे पूछा हमको सामान खरीदना है, आपके मोबाइल पे ओटीपी आया, हमको बताइए, और बैंक अकाउंट आपका साफ हो गया। ठीक है, अब है आज सैटरडे बैंक बंद है, कल संडे बैंक बंद है, इससे पहले वो बैंक से कैश विड्रॉ करे फिजिकली, कैश विड्रॉ करे फिजिकली, तब तक तो पैसा सिस्टम के अंदर ही है ना। जब तक बैंक से पैसा निकलेगा नहीं, वो कहां रहेगा, सिस्टम के अंदर रहेगा। और आपके अकाउंट से किसके अकाउंट में पैसा गया है ये भी तो ट्रैक है, ये भी ट्रैक है। अगर आप वेडनेसडे को बताते हैं तो पैसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मंडे को बैंक जाके कैश निकाल लेगा वो। अब हम कहां पकड़ेंगे लोगों को। बट सैटरडे संडे इवन बैंक्स वर क्लोज, आपने कंप्लेन कर दिया, बैंक वाले जिस अकाउंट में पैसा गया उस पर फ्रीज लगा देंगे, ब्लॉक लगा देंगे कि वहां से कैश विड्रॉल की परमिशन नहीं। जल्दी से जल्दी आपको ये काम करना पड़ेगा। तो किसी स्कैमर ने अगर आपका पैसा ले भी लिया तो वो भी तो डिजिटली कनेक्टेड है, तो पकड़ना और आसान हो जाएगा बेसिकली। गवर्नमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन रहेगी ना जो उन्होंने प्रिंट की है, तो वही तो प्रिंट होगा। अच्छा, यू वांट टू से कि इसकी भी डुप्लीकेसी हो जाए? हाँ बिल्कुल होगा, उसके लिए कुछ सोचा होगा उन्होंने। एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताब प्रिंट हो जाती है तो इसमें क्या रखा, उसके लिए भी कुछ सोचा होगा, कुछ होगा। व्हाट इट क्लियर, कुछ उसमें एनक्रिप्शन उन्होंने डाला होगा जरूर। पकड़ेंगे वो उसको, आईफोन वालों को, कि भैया आपका ही डिवाइस सबसे सेफ है तो कुछ अपना इंक्रिप्शन डाल दो इसके अंदर। क्यों, अब मैं तो दिन में 4 बार चेक करता हूँ मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस सही है कि नहीं। इतना टाइम आपके पास होना चाहिए, आप पे इतना टाइम होना चाहिए, तभी तो ओटीपी आता है, तभी तो बार बार मैसेज आता है कोई एक्टिविटी होती है तो। ओके चलिए, सो बच्चों लिख ली सबने हेडिंग। पहला इसमें फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी मतलब पूरा हुष्ट पुष्ट मनी, ऐसा नहीं है। 100 रुपए का करेंसी नोट बनाने के लिए 100 रुपए का पेपर, मटेरियल, लेबर, इंक वगैरह वगैरह खर्च हो, क्या ऐसा गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिटेबल होगा? 500 रुपए का नोट बनाने 500 रुपए सामान लग गया, बिल्कुल नहीं। तो इस तरह का मनी जिसको बनाने की वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं चिल्ड्रन इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट डू वी से, एंड फेस वैल्यू इज एग्जैक्टली सेम। 30 रुपीज की कॉम्पैक्ट डिस्क आया करती थी सैमसंग की, क्या उसको बनाने में सैमसंग के 30 रुपीज लगते थे? मुश्किल से 2 रुपए लगते थे बस। कितने? 2 रुपए, दैट्स इट। जो मोबाइल फोन आप परचेस करते हैं, आईफोन 1 लाख रुपए का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हार्डली 12 से 15 हजार रुपए होती है बस। बट व्हाई इट इज सोल्ड एट सच एन एक्सपेंसिव वैल्यू? भाई कंपनी को अपने खर्चे निकालने हैं, इंप्लॉय की सैलरी पे करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट होना है, दैट्स व्हाई इट इज सोल्ड एट अ हायर प्राइस। मार्केट से आप कॉपी परचेस करते हैं नोट्स बनाने के लिए, लेट अस से 100 रुपीज की, क्या उसकी कॉस्ट 100 रुपीज आती है? हार्डली 40, 50, 60, 70 रुपी यू कैन से। शॉपकीपर का प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, टैक्सेस हैं उसके अंदर, सब कुछ जुड़ा रहता है। तो जब किसी चीज को बनाने की कीमत, वी कॉल इट एज इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू के बराबर हो, उस तरह के पैसे को आप क्या बोलेंगे? फुल बॉडीड मनी। जितना लिखा उतना लग गया है। तो मार्केट गए, एक बकेट आपने परचेज की होली में रंग घोलने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, 500 रुपीज उसके ऊपर लगा था, और 5 मतलब एमआरपी लिखी थी, और वो बनी भी 500 रुपए के मटेरियल, लेबर और खर्चे को लेकर है। तो दैट बकेट इज कॉल्ड एज फुल बॉडीड बकेट। बट बकेट बनने में लगे 125 रुपए, एमआरपी है 500 रुपए, शॉपकीपर ने बेचा आपको 350 रुपए में, ये फुल बॉडीड बकेट नहीं है। तो फुल बॉडीड शब्द का मतलब समझ में आया? तो आपकी जेब में अगर 100 रुपए का एक नोट पड़ा है और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, डज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस करेंसी नोट कॉस्ट्स टू द गवर्नमेंट 100 रुपी? आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है, मुश्किल से 15 रुपए शायद लगा होगा। तो हमारे देश में कोई भी ऐसी करेंसी, या किसी भी देश में बच्चों कोई भी ऐसी करेंसी नहीं होती आज की तारीख में जिससे आप क्या बोलेंगे? फुल बॉडी। बट सर किताब में तो कभी तो रहा होगा, बिल्कुल। दीपावली के टाइम पे मेनी पेरेंट्स गो टू द मार्केट, मतलब
दीपावली वाले दिन नहीं, धनतेरस वाले दिन, और वो सिल्वर कॉइन खरीदने की एक रस्म होती है। कुछ में तो गॉड एंड गॉडेस लक्ष्मी की और गणेश जी की फोटो होती है, और कुछ वो किंग जॉर्ज विक्टोरिया आंटी वाला भी कॉइन आजकल चलता है। उसके भी आजकल डुप्लीकेट आ गए मार्केट में। नहीं सर, डुप्लीकेट कैसे होगा? नया बनाया, चाय पत्ती में भिगो के गमले में मिट्टी में दबा दिया, 3 दिन में वो 100 साल पुराना हो जाएगा। तो ऑथराइज्ड शॉपकीपर से या तनिष्क वगैरह से ही खरीदिएगा। ओके, तो ये बात अच्छी लगी हो तो अंगूठे से लाइक भी कर दीजिएगा। यूट्यूब वीडियो अच्छा लगता है मेरे को, कमेंट भी दे दिया करिए थोड़ा सा। तो अब जब आपने वो सिक्का देखा, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? एक तरफ ₹1 और एक तरफ मेरे पुराने जमाने की गंजी फोटो, जब मैं किंग जॉर्ज था। समझ में आई बात चिल्ड्रन? तो इन दैट केस उस समय ये चांदी का सिक्का था, और ₹1 की चांदी उतनी होती थी बच्चों। आई रिपीट, ₹1 की चांदी उतनी होती थी। तो ये माना जाता है कि ये जो कॉइन्स ब्रिटिश एरा में चलते थे, दे यूज्ड टू बी फुल बॉडीड मनी। समझ में आई बात? बट एज ऑफ टुडे कोई भी मनी ऐसा नहीं होता है जिसे हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। सबको बात समझ में आई? चलन, सबको बात समझ में आई? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। ये क्या होता है सर? कुछ समझ में आ रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज को। ध्यान से देखिएगा, पेपर मनी जितना होता है चिल्ड्रन, लिखा है 500 रुपए, बट बनने में शायद 40 रुपए लगे हो। करेंसी नोट के ऊपर लिखा है पिंक कलर के 2000, बट उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है शायद 150 रुपए उसके ऊपर ना लगाओ। तो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है 15 रुपए, बट उसके ऊपर लिखा है 100 रुपए। आई रिपीट चिल्ड्रन, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 15, और लिखा कितना है? 100 रुपए। 500 रुपए के करेंसी नोट के ऊपर तो 500 लिखा होगा। लेट अस से द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज ओनली ₹25। 2000 के नोट पे बच्चों 2000 लिखा जरूर है। लेट अस से द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज ओनली 60। सर गवर्नमेंट की ना थोड़ी मैथ्स गड़बड़ है। मैंने पूछा क्यों गड़बड़ है? सर देखिए, इसलिए गड़बड़ है, उनको 15 रुपए खर्च करके कितने का नोट बनाना है? 4 टाइम्स ऑफ 15 इज व्हाट? 60, बट नोट तो 20 टाइम्स का बनता है। तो दीज इडियट्स शुड फोकस ऑन प्रिंटिंग मोर ऑफ 2000 रुपी नोट, जो कि बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, रादर देन प्रिंटिंग 100 रुपी। ऐसा क्यों किया पता है? बाबा रामदेव जी की बात समझ में आ गई। बाबा रामदेव जी ने बोला था करप्शन हटाना है, 10 रुपए से ऊपर की नोट ही ना छापो। करप्शन हटाना है तो 10 रुपए से ऊपर की नोट ही ना छापो। सर ऐसा क्यों? अरे आपको किसी को ब्राइब देनी है 1 करोड़ रुपए, 10-10 रुपए की नोट में अगर ब्राइब देने जाओगे, पूरी ओला उबर भर जाएगी आपकी और आप पकड़ जाएंगे। इसलिए फॉरेन कंट्रीज में शायद एक ये रीजन भी है कि करप्शन इंडिया से कम क्यों है या पाकिस्तान से कम क्यों है। अमेरिका में $100 से ऊपर का नोट नहीं होता है, और हमारे यहाँ तो पड़ोसी देश में 5000 की भी छापने की तैयारी है। तो करेंसी जितनी ज्यादा डिनोमिनेशन की छपेगी और फिजिकल ट्रांजैक्शन करेंसी का जितना ज्यादा होगा, ब्लैक मनी जनरेट उतना ज्यादा होगा। ब्लैक मनी का मतलब वो पैसे का लेन देन जिस पे आप भारत सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। तो आपके हिसाब से 15 रुपए खर्च करके 100 और 4 गुना खर्च करके 20 गुना, तो प्रॉफिटेबल तो ये है ना, बट वो इकोनॉमी के लिए सोशली डैमेज क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज स्टॉप डूइंग दिस। सो ये बात सबको समझ में आ गई। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? पक्का कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा बच्चों, आई रिपीट, हमेशा कम होगी और फेस वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। तो ऑल पेपर करेंसी, देखिए कॉइन को इसीलिए यहां पे भी लिखा गया है। मैंने बोला था ना मेल्टिंग वाला एग्जांपल, बोला था। 1 रुपए के सिक्के को बनाने में तो ₹2.5 लग जाता है। 10 रुपए के सिक्के को बनाने में शायद 4-5 लगता होगा, बट आई डोंट फील लाइक, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट उसको बहुत प्रमोट करती। गवर्नमेंट 100 रुपए के सिक्के बनाती। तो कॉइन बेसिकली किसी भी कंट्री में इसलिए बनाए जाते हैं, सेंट्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि मनी की डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम ना हो। 100 रुपए का सामान आप मार्केट में लेने गए, आपको 90 का ही मिल गया, अब 10 शॉपकीपर से वापस चाहिए तो भाई वो कॉइन दे सकता है आपको। तो छोटा कॉइन या नोट इसीलिए बनाया जाता है कि डिविजिबिलिटी का इशू ना हो। ओके, और कुछ साल बाद तो खैर खत्म ही हो जाएगा, मनी चैप्टर रहेगा बट पूरी तरह से रिवैम्प हो जाएगा ये। सो चलन, समझ में आ गया सबको रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड क्या होता है बच्चों? अंडरस्टूड? चलिए, तो ये 2 तरह के हैं बच्चों। पहला होता है कन्वर्टेबल पेपर मनी और दूसरा क्या होता है?
इनकन्वर्टेबल। धमाकेदार बात फिर बताने जा रहा हूं। करेंसी नोट के ऊपर कुछ लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर a sum of rupees, let us say 500, let us say 500। बट बच्चों 1 रुपए के नोट पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। 1 रुपए का नोट कौन छापता है और इशू करता है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके अलावा सारे के सारे जो नोट होते हैं उसकी छपाई आरबीआई करता है। अब सर इसका मतलब क्या है? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर a sum of rupees 100। गौर नहीं किया होगा लोगों ने, हमेशा ये लिख के नजर आता है। सो मैं यहां पे लिखता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर a sum of rupees 2000। 2000 का नोट तो सर पिंक कलर का होता है। चलिए मैंने भी पिंक कर दिया। हैप्पी? चलो, तो ये लिखा होता है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। बेरर बेरा हो गया थोड़ा सा, सही कर दे उसको जरा। चलिए, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपीज हाउ मच? 2000। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि हमने जैसे कोई सामान खरीदा तो 2000 रुपए शॉपकीपर को दे दिया। अब शॉपकीपर ये पैसा जब बैंक लेके जाए तो बैंक उसे सम ऑफ 2000 दे दे। मतलब सर समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या होता है? किसी को समझ में आ रहा है? मेरे को तो पहले दिन नहीं समझ में आया था, छोटे से थे एकदम। गॉट इट क्लियर? उम्र में बेसिकली लॉजिक क्लियर। तो प्रॉमिस टू पे द बेरर का मतलब क्या हुआ? समझी में ना आया? समझी में ना आया? फिर अगेन मेरे पास गूगल मेरे पिताजी थे और तो कोई था नहीं उस जमाने में, गूगल होता भी नहीं था भाई। 1980 की पैदावार है मेरी। ओके, तो आप लोग कहेंगे कि सर आपकी त्वचा देख के आपकी उम्र का पता नहीं लगता, और इनसे नहा लेते ना इसलिए। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, मेरे को पहले क्या लगता था लिख के आता है आई प्रॉमिस टू पे द बेगर, बट ये भी नहीं था, इंग्लिश भी ठीक थी। तो ये प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपीज 2000 का मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चों कि अगर आप बैंक में जाएं 2000 रुपए के 100 नोट लेकर, अच्छा सर गड्डी लेके जाना है, तो टोटल कितना पैसा हो गया? 2 लाख रुपए। और आप मैनेजर अंकल से कहें पापा ने अंकल डॉलर मंगवाया इसके बदले, मैनेजर कहेगा अच्छा 10 मिनट रुको ले जाओ, मिल जाएगा। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपीज 2000 का एक ये मतलब भी है। फिर आप बैंक गए और आपने बैंक मैनेजर अंकल से बोला पापा ने 2 लाख का गोल्ड मंगवाया है, मैनेजर कहेगा ठीक है गोल्ड ले जाओ, उसने गोल्ड भी आपको दे दिया। बट प्रॉब्लम इज दिस, जब यही चीज 5 रुपए के नोट पे लिखी होती है, 5 रुपए का गोल्ड वो कितना देगा? ऐसे दिखाएगा सूंघ लो बस हो गया तुम्हारा जाओ। डॉलर कितना देगा? साइड से थोड़ा काट के दे देगा आपको, ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपीज 2000। ये बोल कौन रहा है? आरबीआई। सर आपको कैसे पता? साफ साफ नोट पे लिखा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके ऊपर क्या लिखा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इशुइंग अथॉरिटी आरबीआई है और जिम्मा लिया है भारत सरकार ने। भारत सरकार के बिहाफ पे उनके आरबीआई के गवर्नर ने। मैं प्रॉमिस करता हूं मेरे पास जो भी आएगा ये नोट लेके मैं उससे 2000 रुपए दूंगा। और ऐसा 2000 के नोट के बदले फिर तो मतलब क्या हुआ अभी नहीं समझ में आ रहा? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम। बच्चों मैथमेटिक्स की क्लास में इस सम शब्द का मतलब क्या होता था? कैलकुलेट द सम ऑफ 9 and 5, कैलकुलेट द सम ऑफ 2 and 4, कैलकुलेट द सम ऑफ 5 and 7। अ सम ऑफ रुपीज 2000 हम आपको देंगे, मतलब हम टोटल 2000 देंगे। हम आपसे 2000 रुपए का नोट लेके बदले में, आई रिपीट चिल्ड्रन, बदले में 1-1 रुपए के 2000 नोट आपको दे देंगे। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, ये आरबीआई बोलता है। अच्छा तो आपने 2000 नोट 1-1 रुपए के दे दिए, अब इन नोटों का मैं क्या करूं? इन नोटों को आप ले जाइए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और उनसे पूछिए क्या करूं, मेरी जिम्मेदारी यहां पे होती है खत्म। समझ में आ गई बात? तो आज अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोल दे ये नोट जो आरबीआई के हमारे से कोई लेना देना नहीं है, हमारे देश में डॉलर चलेगा। अब आप जाने, जो बिडेन साहब जाने, आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने वो अक्षय कुमार की मूवी देखी हो एयरलिफ्ट, जब रूल कर लिया जाता है वहां ईरान इराक को वगैरह बगदाद को, तो करेंसी भी वहां की पूरी तरह से बेकार हो जाती है।
तो आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ ₹2000 का मतलब होता है कि 2000 रुपए का नोट जब आप लेके जाएंगे बैंक में, तो प्रॉमिस टू पे का मतलब एक एक रुपए के हम आपको 2000 नोट दे देंगे। बस आरबीआई का इतना प्रॉमिस है और बदले में आरबीआई आपको कुछ नहीं देगा। तो दिस 2000 विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? ये है कन्वर्टेबल। बट हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ लिखा हुआ है, क्योंकि ₹1 का नोट भी लिटरली छपना बंद हो चुका है। क्लियर? तो इस स्टेटमेंट का एज ऑफ टुडे कोई मतलब नहीं बनता। समझ में आया? सर पे लिखा क्यों है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है पढ़ाया जाता है, जब उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने सिलेबस बनाया है। समझ में आई बच्चों बात? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर और बेगर का मतलब क्या है? ठीक, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कन्वर्टेबल। बट अगेन रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता। तो पुराने जमाने में क्या होता था, ये जो करेंसी नोट वगैरह होते थे ना, इसको छापने से पहले इतना गोल्ड और सिल्वर स्टॉक में रखा जाता था कि अगर आप 100 करोड़ रुपए बैंक के पास लेके जाओ और बोल लो कन्वर्ट करो इसको, बैंक आपसे पैसे लेता था, बदले में गोल्ड, सिल्वर, फॉरेन करेंसी ये सब देता था। ऐसा आज कुछ नहीं होता। तो एज ऑफ टुडे आवर कंट्री इज यूजिंग विच टाइप ऑफ पेपर मनी? इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। सर्कुलेशन में है बट कन्वर्ट नहीं हो सकता। वैसे ही जैसे आपका घर है ना, बेच के दिखाओ किसी को, बेच के दिखाओ। घर है सिर्फ रहने के लिए, वैसे वो आपका नहीं है। रुला दिया सर आपने क्लास खत्म करते करते, क्योंकि रजिस्ट्री तो दादा दादी जी पापा मम्मी के नाम पे है। तो इट इज योर हाउस फिजिकली, नॉट लीगली। तो हमारा जो नोट है वो कन्वर्टेबल नहीं है, बस लिखा है उसके ऊपर। समझ में आया कि नहीं? तो जूम इस्तेमाल करेंगे क्लास के लिए। सर कितनी दूर तक देख लेंगे आप? अरे फिजिक्स वाला जूम नहीं, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जूम। समझ में आ गई बातें? पक्का? तो यहाँ पे लिखा भी है, however it circulates and commands value as it is regulated by a responsible government। हाँ 60s 70s तक था। 1000 करोड़ रुपए अगर भारत सरकार को छापने हैं तो 1000 करोड़ का गोल्ड और सिल्वर गुल्लक में आरबीआई के रखा जाता था। एज ऑफ टुडे ऐसा कुछ नहीं होता है। किताबों में पढ़ा जरूर दिया जाता है बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो थोड़े तमीज टाइप के लोग थे तो थोड़ा गुल्लक उल्लक में इतना गोल्ड रख देते थे। यूएस में क्या चलता है? पेड़ काटो पेपर बनाओ डॉलर छापो, पेड़ काटो पेपर बनाओ डॉलर छापो, पेड़ काटो पेपर बनाओ डॉलर छापो। उनके यहाँ तो कोई बैकिंग ही नहीं होती है। अपने यहाँ तो कम से कम भाई फॉरेन करेंसी वगैरह, थोड़ा गोल्ड वोल्ड आज भी गवर्नमेंट के पास है। बट मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर कंट्री में 25 लाख करोड़ सर्कुलेशन में है तो गवर्नमेंट के पास 25 लाख करोड़ होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट का भरोसा है, विश्वास है। कल सुबह मोदी जी बोले मैं चला, सारे स्टेट मिनिस्टर्स बोले हम चले प्लेन में, गई आपकी करेंसी। 2 लाख रुपए का समोसा मिलेगा जैसे जिम्बाब्वे में है, जैसे श्रीलंका में हुआ। समझ में आया कि नहीं हुआ? लॉजिक समझ में आ गया चिल्ड्रन? चलिए, सो क्रेडिट मनी तो सबको पता है, लोन वगैरह के लिए यूज होता है। इसकी पढ़ाई हम अगली क्लास में करेंगे। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज कन्वर्टेबल एंड कन्वर्टेबल? समझ में आ गया बेरर और बेगर की कहानी? चलिए, क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, कुछ बताना चाहते तो कमेंट में कर दीजिएगा। ओके।